हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान ज्योति IIT चूरू राजस्थान, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी। आज हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में। पहले चैप्टर में तो हमने पढ़ लिया था कि प्रतिरोधक क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेरक व संधारित्र। संधारित्र क्या होता है, क्या काम में आता है, क्या कार्य करता है संधारित्र, क्यों लगाते हैं, किससे लगाया जाता है, संधारित्र में होता क्या है, बनता किससे है, इसमें वोल्टेज कैसे स्थापित की होती है, सेव होती है, संधारित्र क्या होता है, धारिता क्या होती है, फेरेड संधारित्र में एक तरह विद्युत ऊर्जा वगैरह वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे कि संधारित्र किस धातु का बना होता है। ओके, तो प्रतिरोधक में हमने क्या बताया कि धारा तथा वोल्टता को नियंत्रित करने हेतु नियत व परिवर्तित मान के प्रतिरोधक प्रयुक्त होते हैं, जिन्हें हम प्रतिरोधक कहते हैं। इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि इसमें फेज कोण शून्य पावर फैक्टर, यानी फेज कोण शून्य पावर फैक्टर इकाई, यानी फेज कोण तो शून्य और पावर फैक्टर इकाई व संग्रहित ऊर्जा का मान शून्य रहता है। ओके, और एक चीज हमने और पढ़ी कि प्रतिरोधक प्रकार, यानी प्रतिरोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरोधक मैंने आपको बताया कि एक तो निम्न मान प्रतिरोधक होते हैं, एक उच्च मान प्रतिरोधक होते हैं। एक आपको मैंने इनकी क्षमता, इनके आधार, ये कितने ओम से कितने ओम तक बने होते हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि भाई नियत मान प्रतिरोधक हैं वो 1 ओम से या इससे कम मान के प्रतिरोधक बनते हैं। मध्यम मान के जो प्रतिरोधक हैं वो आपको मैंने बताया कि 1 ओम से 100 किलो ओम तक बनते हैं। तीसरा जो मैंने आपको बताया कि उच्च मान प्रतिरोधक जो आपके 100 किलो ओम से अधिक मेगा ओम में बनाए जाते हैं। तो मैंने ये 3 आपको प्रतिरोधकों के प्रकार वर्ग बता दिया, कितने ओम तक कितने बने होते हैं, कितने ओम तक कितने बने होते हैं। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी प्रतिरोधक में कि प्रतिरोधक मुख्यतः कार्बन तथा वायर बाउंड प्रकार के प्रतिरोधक होते हैं, जिनमें आपको मैंने अलग अलग नियतांक, परिवर्तित मान, प्रतिरोधकों के मान वगैरह सब बताया है। वो आप अच्छे से आप अपनी थ्योरी की किताब में पढ़िए, बाद में आप एक बार वीडियो देखिए, फिर आपको याद हो जाएंगे। अभी आपके एग्ज़ाम भी मई जून में हो जाएंगे, जून जुलाई में हो जाएंगे, मई में नहीं होंगे, सॉरी जुलाई तक हो जाएंगे आपके एग्ज़ाम। तो आप रोज़ कम से कम 1-2 घंटा रोज़ पढ़िए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लासेस तो लग नहीं रही हैं। इसी वजह से आपको हमारे से जितना हो सके उतना वीडियो के थ्रू, चैनल के थ्रू आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिल सकेगा। इससे आपको एग्ज़ाम देने में आशा करता हूँ कि कठिनाई नहीं हो सकती, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर पर बैठे ही थोड़ा बहुत ज्ञान दे सके, जितना हमसे हो सके। तो आज हम बात करते हैं संधारित्र एवं धारिता की। तो संधारित्र धारिता की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने कई बार पहले भी बताया है कि भाई ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पढ़ा करो घर पे, नहीं ITI करने में दिक्कत होगी, इसलिए आप आधी 1 घंटा रोज़ सभी विद्यार्थी अपने घर पर
थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और सुरक्षा सावधानी का ध्यान रखेंगे, क्योंकि आज के टाइम में ये महामारी बड़ी चल रही है। तो घर से मत निकला करो बाहर और पढ़ते रहा करो। तो आज बात करते हैं हम संधारित्र एवं धारिता क्या होती है। तो पहले हम इनकी दोनों की एक छोटी सी दोनों की परिभाषा में आपको बोल के और लिख के दोनों तरफ से मैं समझा देता हूँ। तो आज का चैप्टर है संधारित्र एवं धारिता। संधारित्र एवं धारिता। इसमें मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ जो संधारित्र है। इसकी मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा दूंगा। दो या दो से अधिक चालकों जो किसी अचालक परत द्वारा पृथक यानी अलग हो कि ऐसी युक्ति जो विद्युतीय आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक चालकों जो किसी अचालक परत द्वारा पृथकित यानी अलग हो, जो कि विद्युतीय आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र कहलाती है। तो छोटी सी परिभाषा है संधारित्र। पहले हम बात करते हैं संधारित्र की। संधारित्र की बात करें, दो या दो से अधिक चालकों, दो या दो से अधिक चालकों जो किसी अचालक परत द्वारा अलग हो तो ऐसी स्थिति में वह विद्युतीय आवेश एकत्रित कर सके संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की क्या परिभाषा है? दो या दो से अधिक चालकों जो किसी अचालक परत यानी दो या दो से अधिक चालकों जो किसी अचालक परत द्वारा अलग हों या पृथक हों, ऐसी स्थिति में वह विद्युतीय, ऐसी स्थिति में क्योंकि ये जो चालक हैं उनको एक अचालक परत द्वारा अलग किया जाता है, तो इस स्थिति में वह विद्युतीय आवेश एकत्रित कर सकें संधारित्र कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम धारिता। धारिता क्या होती है? 2 नंबर का आपका पॉइंट है धारिता। धारिता में आप क्या आते हैं? संधारित्र की विद्युतीय आवेश, संधारित्र की विद्युतीय आवेश एकत्रित करने की क्षमता धारिता
कहलाती है। धारिता उसे कहते हैं संधारित्र की विद्युतीय आवेश एकत्रित करने की क्षमता धारित्र को जाती है। यानी आप ये देखो कि कोई बर्तन है वो 1 लीटर दूध या पानी ग्रहण कर रहा है, यानी 1 लीटर या 2 लीटर वो ग्रहण कर रहा है, तो उस बर्तन की 2 लीटर की क्या हो गई, उसकी क्षमता यानी धारिता, धारण करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। तो संधारित्र की ऐसी स्थिति जो विद्युतीय आवेश एकत्रित करने की क्षमता को ही धारिता कहलाती है। अब हम बात करते हैं आगे। इसका छोटा सा नियम है कि संधारित्र में एकल हुए आवेश की संधारित्र में एकल हुए आवेश, छोटा सा नोट है आपका, ये समझने की जरूरी है। क्यों कि मान का मात्रक की मात्रा उस पर आरोपित विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है, के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात क्यों अनुपात V, यानी Q आपका कूलाम हो गया, V आपका वोल्ट हो गया। तो आप इसको दूसरी स्टाइल में ऐसे भी लिख सकते हैं, Q/V बराबर C कैपेसिटी संधारित्र, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं Q बराबर है C कैपेसिटी V वोल्ट। तो मैंने आपको शुरू में बताया कि बच्चों आपको खास कर ये ध्यान में रखना है, प्रत्येक मात्रक ये बहुत जरूरी है। क्यों कि यहाँ कोई वोल्ट नहीं लिख सकता, यहाँ कोई कूलाम नहीं लिख सकता, यहाँ कोई संधारित्र नहीं लिख सकता। तो इसीलिए Q कूलाम सनुपात है V वोल्ट, ठीक है। वैसे ही Q/V बराबर है C यानी कैपेसिटी। धारिता का प्रतीक C और मात्रक फेरेड। हाँ याद रखना है। देखो एक चीज और आ गई इसमें, देखो प्रत्येक मात्रक सब में आते हैं, प्रत्येक मात्रक सब में आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि धारिता का प्रतीक C और मात्रक फेरेड, मात्रक आपका फेरेड। इससे किसे प्रतीत करते हैं, F से। तो दोनों का धारिता का प्रतीक तो हो गया C, मात्रक हो गया फेरेड, फेरेड को F से दर्शाते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एक और बताता हूँ कि एक फेरेड क्या होता है। जैसे एक यूएफ का आपका कैपेसिटर आ गया तो वो उसकी परिभाषा क्या है, एक फेरेड 3 नंबर का है, एक फेरेड। इसकी छोटी सी परिभाषा है कि यदि किसी संधारित्र में 1 वोल्ट
एक फिर यदि किसी संधारित्र में 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 कूलाम आवेश एकत्रित होता है तो उसकी धारिता 1 फैराड होती है। तो 1 फैराड होती है। यानी 1 फैराड की परिभाषा यह है कि यदि किसी संधारित्र में 1 वोल्ट विभवांतर यानी 1 वोल्टेज दिया जाए तो उसके कूलाम आवेश एकत्रित हो जाता है। यानी 1 कूलाम आवेश एकत्रित होता है तो उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। यानी 1 वोल्ट हम जब संधारित्र में प्रवाहित करते हैं, कैपेसिटर में प्रवाहित करते हैं, तो उसमें 1 कूलाम यानी 1 कूलाम वोल्टेज एकत्रित हो जाती है तो उसे हम 1 फैराड कहते हैं। ठीक है। अब एक छोटा सा इसका पॉइंट है कि 1 कूलाम 1 वोल्ट बराबर कितने होते हैं। यानी आपका 1 फैराड है, 1 फैराड बराबर 1 कूलाम बराबर 1 वोल्ट बराबर आपका होता है 9 × 10⁻⁸ यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित। तो 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट से कितने प्राप्त होते हैं, 9 × 10⁻11। अब अगला एक छोटा सा पॉइंट और है कि संधारित्र में एकत्रित वैद्युतिक ऊर्जा की संधारित्र में एकत्रित वैद्युतिक ऊर्जा प्लेटों के बीच अचालक परत उपस्थित होने के कारण विद्युत धारा लगातार प्रवाहित नहीं हो सकती, परंतु परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाह के कारण विद्युतीय आवेश एकत्रित हो जाता है। यानी आपको यह समझना है कि संधारित्र में एकत्रित विद्युत ऊर्जा को कैसे बचाना है। तो इसका मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ जो आप आराम से सुनिए और ध्यान से देखिए। प्लेटों के बीच यानी प्लेटों के बीच
अचालक परत प्लेटों के बीच अचालक परत उपस्थित होने के कारण विद्युत धारा लगातार प्रवाहित नहीं हो सकती। यानी प्लेटों के बीच के अचालक परत उपस्थित होने के कारण विद्युत धारा लगातार प्रवाहित नहीं हो सकती। यानी दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच अचालक परत उपस्थित होने से विद्युत धारा लगातार प्रवाहित नहीं हो सकती। मैं आपको इसका संधारित्र का डायग्राम भी बनाकर समझाऊंगा कि क्या क्या होते हैं इसमें। तो पहले आप एक छोटा सा पॉइंट और देख लें। इसका ही भाग है, परंतु परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाह के कारण परिपथ में क्षणिक धारा प्रवाह होने के कारण विद्युतीय आवेश एकत्रित हो जाता है। विद्युतीय आवेश एकत्रित हो जाता है, अर्थात संधारित्र के चारों ओर स्थिर आवेश एकत्रित हो जाता है। तो अर्थात संधारित्र के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युत ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। यानी मैंने आपको इतनी पूरी परिभाषा बताऊंगा, समझ लो। आप ध्यान से सुनिए, अभी देख तो लिया आपने कि प्लेटों के बीच के अचालक परत उपस्थित होने के कारण विद्युत धारा लगातार प्रवाहित नहीं हो सकती। यानी दो प्लेटें होती हैं, इनके बीच एक अचालक परत होती है, उसके कारण विद्युत धारा लगातार प्रवाहित नहीं हो सकती। परंतु यानी एक लॉजिक और है इसमें, परंतु परिपथ में क्षणिक, यानी एक समय के लिए धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युतीय आवेश एकत्रित हो जाता है। यानी एक क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युतीय आवेश एकत्रित हो जाता है, अर्थात संधारित्र के चारों ओर स्थिर विद्युतीय, यानी संधारित्र है, उनके चारों ओर विद्युत क्षेत्र के रूप में विद्युतीय ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। मैं आपको इसका डायग्राम बताऊं, इसका डायग्राम कैसा होता है, तो आप इसका डायग्राम देख लीजिए।
इसका डायग्राम आपको मैं बना के दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। आपका दोनों प्लेट हो गई, इसके बीच में अचानक भरा जाता है। ये जो मैं बना रहा हूँ ये अचानक है, दोनों प्लेटों के बीच में भरा जाता है। ओके, तो एक बिंदु आपका ये होता है और दूसरा बिंदु ये इधर निकल जाता है। अब मैंने आपको बताया कि कूलाम यानी कूलाम की परिभाषा मैंने बता दी। ये प्लस ये माइनस। ये किसका बना होता है? लेड का। ये भी लेड का। इनका डिस्टेंस होता है 1 मीटर। इस प्रकार का आपका धारित रहता है, इन दोनों बीचों के प्लेटों के बीच में ऐसा लग रहा होता है। चलो विद्यार्थियों, अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे। इससे आपको समझ में आया तो अच्छे से देखना, और नहीं समझ में आया तो कमेंट में बताना। और इससे आपका ये 2 नंबर का पार्ट है वो पूरा होता है। और घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने परिवार का और आपका ध्यान रखिए।